हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईसीएमए क्लासेज। तो आज हम एसपीएम बीबीएम का सजेशन करने जा रहे हैं। तो जो रीज़न है सजेशन करने का यह है कि फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस अटेम्प्ट से डिट्टो जो सेम टू सेम उठ के आ जाते हैं। चलिए, और एक दूसरा जो रीज़न है, आपके पूरे सिलेबस का वार्म अप हो जाएगा। इसलिए चलिए शुरू करते हैं बिना कोई डिले किए हुए। ये जो पेपर है, ये पेपर दिसंबर 19 का है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। और तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्रिएट अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन। किसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मीन्स होता है जब आप कहीं भी वर्क करोगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो कि आपका परफॉर्मेंस मेजर करना होता है। तो किसके बीच लिंक होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय गोल। बी, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय गोल। सी, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि परफॉर्मेंस तो एम्प्लॉय का होगा। तो देखिए, यहाँ पे बी और डी तो होगा नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा नहीं। चलिए ए और सी में करते हैं, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय का गोल नहीं होता है, गोल किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन को जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके ऑप्शन से लिंक करके अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिंक किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल इज डैश दैट of its competitor that perform better and is considered to be more efficient। प्रोडक्टिविटी समझते हो? प्रोडक्टिविटी कह रहा है कि अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है तो कब, किस सिचुएशन में हो रहा है? फर्स्ट में देखिए, हायर देन, लोअर देन, स्टेबल एंड फंक्शनल इन बोथ हायर एंड लोअर स्टेट। एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल इज डैश दैट ऑफ इट्स कंपटीटर। कंपटीटर से हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होना चाहिए? हायर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है हम मार्केट में तभी हम स्टेबल कर पाएंगे जब हमारा जो कंपटीटर है हम उससे आगे चलेंगे। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हायर देन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को समझ समझ से करें और तो इससे क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। द प्रोग्राम विच encompasses the planning and management of all the activity involved in sourcing, procurement, conversion and logistic management activity is called। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो है, हाँ, आपको थ्योरी भी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। थ्योरी जो चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड का थ्योरी थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन एमसीक्यू में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अगर डिफिनेशन आप पढ़ोगे तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनकम्पल प्लानिंग करना। जैसे सप्लाई, कोई भी आप प्रोडक्ट यहाँ बना रहे हो, इसको सप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करना होगा। सोर्सिंग, प्लानिंग करने के साथ साथ आपको सोर्सिंग भी होना चाहिए कि इससे जो सप्लाई चेन है आपका कोई इफेक्ट ना हो। कन्वर्जन एंड लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक समझते हो? लॉजिस्टिक मीन्स कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो हेल्प होता है, लॉजिस्टिक उसको बोलते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको शॉर्ट नोट्स में आ गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, तो इससे दो फायदे होते हैं सर। देखो, यहाँ पे अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो इसको करने के बाद आपको समझ में आ गया ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप वहाँ पे पेपर में इजीली लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। हाँ, ये जो है ये भी देखिए, ये थ्योरी और PDCA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और इसको आपको याद हो तो इसमें देखिए, एक तो ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा और उससे अगर आपको थ्योरी में क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द कंपोनेंट ऑफ सी वाट साइकिल ऑफ, और इसका दूसरा क्या नाम है? PDCA। PDCA का फुल फॉर्म होता है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। अब चलिए यहाँ ऑप्शन में देखते हैं। प्लान है, ठीक है, प्लान है तो डी तो होगा नहीं। डू है, डू यहाँ बी भी नहीं होगा। चेक एक्ट, यहाँ पे कंट्रोल एक्ट। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेशियो इज नॉट अल्टीमेट मॉडल जेड स्कोर मॉडल। 8 नंबर कंफर्म है यहाँ पे।
8 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड 1 थ्योरी क्वेश्चन, 2 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन, तो 10 नंबर कवर करता है। और इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, आप जाके हमारे इस पे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया हूँ। तो चलिए, अल्टीमेट स्कोर मॉडल जो है, इसमें कौन सा रेशियो हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो देखिए, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वर्किंग कैपिटल टोटल सेट्स, रिटेन अर्निंग टू टोटल सेट्स एंड सेल्स टू टोटल सेट्स। अल्टीमेट का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ क्या होता है। याद है आपको x1, x2, x3 करते थे, तो इसमें सबसे देखिए सेल्स टू टोटल सेट्स होगा, रिटेन अर्निंग टू टोटल सेट्स होगा एंड वर्किंग कैपिटल टोटल सेट्स होगा, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा थ्योरी खत्म होगा। हाँ, एक बार इसको देखिए, कभी भी क्वेश्चन कीजिए तो इससे लिंक तुरंत लिंक मत कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद इसको आप खुद से करने के बाद एक बार उसको देखेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं तो बता ही दिया हूँ, दोबारा आप अपने से पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज सीआरएम। सीआरएम क्या होता है, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आपको अगर थोड़ा सा इसमें आइडिया होगा तो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे जो बुक में कॉन्सेप्ट दिए उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, लेकिन हाँ, इसमें की पॉइंट जो है आपको लिखना है। चलिए मैं की पॉइंट आपको इसे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजी, एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। तो एक लाइन यहाँ पे बन गया आपका, की पॉइंट क्या क्या है, एक की पॉइंट तो ये है, सॉरी इसको हाईलाइट करते हैं। एक की पॉइंट है कि ये बिजनेस स्ट्रेटजी है। उसके बाद है कंपेयर्स टू प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल चेंज वेयर अ कंपनी बेटर मैनेज्ड इन इंटरप्राइजेज अराउंड इट्स कस्टमर बिहेवियर। जनरली हम कस्टमर के बिहेवियर के बारे में हम जो चेंजेस करना है इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इट इंटेल इन एक्वायरी डेवलपिंग नॉलेज अबाउट द कस्टमर एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वेरियस कस्टमर टच पॉइंट इंक्रीज। देखिए, इसमें मेनली जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम की एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि बेटर हम कस्टमर को से मैनेज कैसे कर सकें। तो इसको अगर आपको मालूम हो तो इजीली आप लिख सकते हैं। देखिए, एक तो उसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए एंड सेकंड इज थिंग जो है, यहाँ पे जो सेकंड थिंग है, द एडॉप्शन ऑफ सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज बीइंग फ्यूल्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड दैट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए किससे, विद कस्टमर। तो यहाँ पे देखिए, जनरली अपने माइंड में ओवरव्यू करोगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है उसमें कैसे कस्टमर रिलेशनशिप को हम मैनेज करें। ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। ओके, विथ कस्टमर आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ। हाँ, कस्टमर जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है, तो उसको हमें इजिली हम उसको तब जाने नहीं देंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए सीआरएम का जो कंसेप्ट है वो है। CRM entail all the aspect of the interaction that a company has with its customer, where it's sale और सर्विस। हम या तो सेल कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर हमारे लिए भगवान होता है, इसलिए हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं। तो ओवरऑल आप 2-3 लाइन का की वर्ड अगर आपको हो तो आप लिख सकते। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे दिया हुआ है ये लाइन ही आपको लिखना है, लेकिन हाँ, इसके बारे में लिखना है, जिससे एग्जामिनर को मालूम चले आपको कि आपको इसके बारे में कुछ मालूम है। जैसे CRM इज ऑफन थ्रू द बिजनेस स्ट्रेटजी, क्या होना चाहिए, तो अंडरस्टैंड द कस्टमर को अंडरस्टैंड करो कस्टमर किस टाइप का है, कस्टमर क्या नीड क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है। रिटेन कस्टमर थ्रू बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस दो। जैसे आपके यहाँ कोई आप सर्विस दे रहे हो, कस्टमर ने कॉल किया तो ऑन टाइम आप सर्विस प्रोवाइड करो। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर को आप अट्रैक्ट करो अपने तरफ। विन अ न्यू क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, आप न्यू क्लाइंट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट विन करो। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, डिक्रीज कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होना चाहिए और मैनेजमेंट कॉस्ट जो होता है कस्टमर मैनेजमेंट वो डिक्रीज होता है। कॉस्ट कभी भी सेविंग करते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, जो मेन हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन
यही काम ही होता है। चलिए, तो आप ओवरऑल आपको CRM समझ में आ गया। तो ये जो पॉइंट 4-5 पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा, 1-2 पॉइंट ऊपर से लिख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ CRM के बारे में। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो ऑलरेडी आपको पीछे मालूम है, तो ज़्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट देखिए, सेटिस्फाई कस्टमर डज नॉट कंसिडर लीव। जो हमारा कस्टमर का सेटिस्फाई है, हम उसको एक्यूरेट सर्विस दे रहे हैं, अच्छा सर्विस दे रहे हैं, तो हमें लीव नहीं करेगा हमारे प्रोडक्ट से। द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू करंट कस्टमर नीड। जो हमारे करंट कस्टमर का नीड है उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। और रैपिड इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी और सर्विस, जैसे हमें मालूम चल रहा है कस्टमर क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट और सर्विस को हम इंक्रीज करते हैं। द एबिलिटी टू सेल मोर प्रोडक्ट, जिससे क्या होता है, हमारे मार्केट में हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है, ज़्यादा सेल होकर ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट आइए, इसका एडवांटेज क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग टूल, ट्रबल फ्री रन बिजनेस। जो हमारा बिजनेस है उसमें कोई ट्रबल ना हो, उसके फ्री रन हम बिजनेस करेंगे। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, हम कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे इंडिविजुअली, जिससे हमारे ज़्यादा कस्टमर हमारे पास होंगे। मोर टाइम, हम ज़्यादा कस्टमर को टाइम दे सकते हैं। डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कंपटीटर, हम कंपटीटर से अलग आगे निकल सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो आपको कुछ चीज़ें अगर पॉइंट याद होगा इजीली आप लिख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, लेकिन आपको सारे याद करने की जरूरत, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको लिखना भी पड़ेगा। रियल टाइम एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हम रियल टाइम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अंडर एस्टिमेट लेवल ऑफ चेंज मैनेजमेंट, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, इनसफिशिएंट एंड यूजर ट्रेनिंग, फेलियर टू गैप एनालिसिस, फेलियर टू आइडेंटिफाई फ्यूचर बिजनेस नीड। ये सब पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ टीम वर्क, इंक्रीज द स्टाफ मोटिवेशन, फास्ट एंड रिलायबल प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन बिटवीन मार्केट, सेल्स एंड सर्विस के बीच हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो ये जो है कुछ एडवांटेज CRM का, इसमें से 8-10 पॉइंट आप याद रखिएगा, ज़्यादा सारा याद करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ERP के बारे में। ERP क्या होता है, ERP के बारे में, ERP का फुल फॉर्म होता है क्या। तो सबसे पहले किस चीज़ का आपको फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, तो इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइजेज में रिसोर्स का प्लानिंग कैसे करेंगे उसके बारे में होता है। तो देखिए, ERP रेफर टू क्या है, टेक्निक है एंड सेफ फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एज अ होल फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ, ये पूरे होल बिजनेस में इंटीग्रेट होता है। इफेक्टिव यूज ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्स का इफेक्टिव यूज, मैनेजमेंट रिसोर्स का हम इफेक्टिव यूज कैसे कर सकते हैं, टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ इंटरप्राइजेज मैनेजमेंट। तो ये लाइन अच्छा है कि मैनेजमेंट रिसोर्स को अच्छे से हम अगर यूज कर सके, जिससे क्या होगा, हमारा इफिशियंसी मैनेजमेंट का इंक्रीज होगा। ओके, एंड ERP प्रोवाइड द इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल टू सपोर्ट द फंक्शन यूनिट ऑफ एंटरप्राइजेज। एक तरह से सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जो कि इंटरप्राइजेज के बिजनेस फंक्शन यूनिट को सपोर्ट करता है। इसमें कुछ इसके देखिए कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जो हम ERP होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसके अपने अकॉर्डिंग हम उसको बना सकते हैं। मॉड्यूलर एंड ओपन होता है, ओपन बियॉन्ड द कंपनी, कंपनी के बियॉन्ड होता है। बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस में होता है। ये मेन कीवर्ड आप याद रखिएगा। ओके, रीजन टू फेल, हाँ फेलियर क्या है जिसके कारण हमारा ERP फेलियर होता है। तो देखिए, लैक ऑफ इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसका इफेक्टिव हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इसी कारण फेल होता है। इनएबिलिटी टू रिसॉल्व इशू एंड मेक द डिसीजन टू टाइमली मैनर, हम किसी भी इशू को टाइमली मैनर पे रिसॉल्व नहीं कर सकते, जिसके कारण हम डिसीजन मेक नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण फेलियर होने का कारण होता है। रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल व्हेन नीडेड, हम जब हमें नीडेड होता है जिस रिसोर्स का वो अवेलेबल नहीं होता है। ये क्या है, ये सब फेलियर, यानी ERP आप फेलियर क्यों होता है, तो ये सब रीजन बताया गया। सॉफ्टवेयर फेल टू मीट बिजनेस नीड, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। प्रेडिक्टेड रियल एंड लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ओके, चलिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। हाँ, अभी तक हमने थ्योरी किया, मोटा मोटी आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू थ्योरी दिया, उसमें कोई ज़्यादा आपको जैसे मैंने किया वैसे आपको थोड़ा सा इससे बेटर आप कर लेना,
क्योंकि थ्योरी आए तो अगर आपको कोशिश करना चाह रहे प्रैक्टिकल करने के लिए, नहीं आए देन आप थ्योरी लिखना, क्योंकि थ्योरी में नंबर ज़्यादा नहीं मिलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, A departmental store of Mumbai conduct a study of the demand for men tie. It found that average demand कितना दिया और प्राइस दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया हुआ है। हमें क्या क्या निकालना है, हाउ मनी टाई पर डे कैन स्टोर एक्सपेक्टेड टू सेल एज अ प्राइस ऑफ 20 फॉर टाई। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन 10 मिनट से भी कम लगेगा और आप इजीली इस क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। देखिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन पे आ जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे लिखने में टाइम ज़्यादा एक्सपेक्ट होगा, जिससे आज मैं कवर नहीं कर सकता, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। कुछ मेरा सिस्टम में इश्यू है, सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं इसको जल्दी ही ठीक कराऊंगा और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफ मुंबई कंडक्ट अ स्टडी ऑफ डिमांड ऑफ मैन टाई। यहाँ पे डिमांड दिया हुआ है, टर्म प्राइस के टर्म में दिया हुआ, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, D = 120 - 5P। हमसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी टाई पर डे कैन स्टोर एक्सपेक्टेड टू सेल एट अ प्राइस। प्राइस दिया हुआ है 20, तो हम कितने टाई हम सेल कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट का D = 120 और माइनस प्राइस कितना दिया हुआ है 20, तो 5 × 20 कर लो आप, कितना हुआ है 120 - 100। तो टाई अब कितना डिमांड, फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा 20। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द स्टोर वांट टू सेल 40 टाई पर डे। यहाँ पे डिमांड दिया हुआ है तो प्राइस पूछ रहा है, डी दिया हुआ है। तो सेकंड वाला देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आपको पुट करना है, डी कितना दिया हुआ है 40 = 120 - 5P। तो 5P = इधर आएगा कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे 80, P बराबर कितना जाएगा 60। तो यहाँ प्राइस कितना आ गया 60 आ गया। और क्वेश्चन नंबर इसका पॉइंट 3 का सोल्यूशन भी मैं करके दिखाता हूँ। इसमें क्या दिया, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस एनीवन वुड बी विलिंग टू पे। हाईएस्ट प्राइस निकालने के लिए तो देखिए इस इक्वेशन में जो है हम क्या इक्वेशन है, D = 120 - 5P। तो हाईएस्ट प्राइस क्या होगा, तो प्राइस मान ली एक 1 यहाँ पुट करते हैं = 120 - 50P - 5P = -119 -5P = 119। P अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइस हो जाएगा 23.80। चलिए एक यहाँ पे मैं सॉल्व कर दिया, अब दोबारा आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन 10 नंबर का था और मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा, 5 मिनट भी नहीं लगा मुश्किल से, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक बार इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था वैसे ही सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट में देखिए डी इक्वेशन में क्या पुट कर दिया, D = 120 - 20 टाइज। सेकेंड इक्वेशन में देखिए प्राइस डिमांड दिया हुआ था, प्राइस पूछ रहा है, इसको सॉल्व करके तो प्राइस 60 आ गया। एंड थर्ड वाले को में क्या पूछ रहा है, इसमें हाईएस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो हाईएस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो देखिए P यहाँ पे निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर बी जो है जेड स्टोर मॉडल से रिलेटेड है। द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बैलेंस शीट दिया हुआ है यहाँ पे, और
हमें रेशियो पूछ जेड स्कोर मॉडल के अकॉर्डिंग रेशियो निकालना होता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, नेट सेल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है। जेड स्कोर मॉडल हमें कैलकुलेट करना 10 नंबर का है। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखिए जी सोल्यूशन पे आते हैं। अल्टमन ने जेड स्कोर 1968 में जो इन्वेंट डेवलप किया था उसके अकॉर्डिंग देखिए जेड स्कोर का क्या होता है, 1/2 x1 प्लस 1/4 x2 प्लस 3/3 x3 0.6 x4 1। देखिए याद करने का कैसे होता है, फर्स्ट वाला में 1 होगा 1/2, सेकेंड में 1/4 यानी सेकेंड का डबल, थर्ड में 3, फोर्थ में। इसके अकॉर्डिंग अपना एक फॉर्मूला आप इसको याद करना जेड स्कोर का, क्योंकि एक फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। चलिए यहाँ पे x1 क्या होता है, वर्किंग कैपिटल बाई टोटल एसेट्स। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट्स यहाँ पे करेंट एसेट्स दिया हुआ है 1005 और करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 1005 minus 325 680। ओके, टोटल सेट्स इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे तो हमें x1 आ गया, x2 रिटेन अर्निंग टू टोटल सेट्स। रिटेन अर्निंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दिया हुआ है। बारह सौ 50 रिटेन अर्निंग मीन्स रिटेन अर्निंग में क्या क्या आएगा, तो रिटेन अर्निंग में आपको आता है यहाँ पे मैं बता दूं, रिजर्व एंड सरप्लस को हम रिटेन अर्निंग में कंसीडर करते हैं। ओके 1250 आप बैलेंस शीट के लिंक कहीं कहीं क्वेश्चन में जो है ऑलरेडी दिया हुआ था, अदरवाइज कहीं आपसे निकालने के लिए बोलेगा तो आपको निकालने भी आना चाहिए कि किसमें क्या कंसीडर करते हैं। EBIT दिया हुआ एडिशनल में टोटल सेट्स। हाँ, फोर्थ नंबर एक्सपोर्ट समझने की कोशिश, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मार्केट वैल्यू 800 और बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट्स कितना हो 105 एंड टोटल सेल्स टोटल सेट्स निकाल दिए। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट कर दो जेड स्कोर में 1/2 x1 हमने निकाला 0.24 1/4 इंटू 0.4523 करके और इसको सोल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा 3.2034। इसको डिटेल्स पढ़ना है तो मेरा एक एडिशनल वीडियो है, तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो है जेड स्कोर का, आप वहाँ देख लोगे तो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। हाँ देखिए वर्किंग नोट्स में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको वर्किंग नोट्स करना है, करंट सेट्स करंट लायबिलिटी कैसे निकाला है, टोटल सेट्स यहाँ पे निकाला हुआ, रिटेन अर्निंग, EBIT, ऑपरेटिंग इनकम, मार्केट इक्विटी वैल्यू कैसे निकाला है इसको भी दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल डेब्ट क्या है, सेल्स क्या है। हाँ कमेंट इसका 2 नंबर होता है, तो कमेंट को आपको अच्छे से लिखना है। जो यहाँ पे दिया हुआ है कि एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड स्कोर हमने कितना कैलकुलेट किया है 3.024 इज मच हायर देन किससे 2.99 से हायर है, तो इस इट कैन बी स्ट्रांगली प्रेडिक्टेड द कंपनी का नाम इज नॉन बैंकक्रप्ट कंपनी, यानी नॉन फेल्ड, ये बैंकक्रप्ट कंपनी नहीं है। ओके, कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फोर्थ पे आइए, डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो उस ब्रीफली इसे पढ़ लेते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, रेफर टू द पार्ट ऑफ टोटल रिस्क विच, ये पॉइंट दोनों में आप लिखिएगा, सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क, रेफर टू डेट पार्ट ऑफ टोटल रिस्क। टोटल रिस्क क्या होता है, टोटल रिस्क में क्या होगा, एक सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो ये पॉइंट आप लिखिएगा कि सिस्टमेटिक रिस्क रेफर टू पार्ट ऑफ टोटल रिस्क विच कॉज टू मूवमेंट इन इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस ड्यू टू चेंज इन जनरल स्टॉक मार्केट इंडेक्स। किसके कारण होता है मूवमेंट, कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस अगर हमें मूवमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये रिस्क होता है। और ये क्या होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, टोटल रिस्क विच रिजल्ट फ्रॉम द नॉन एंड कंट्रोल। अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है उसको हम देखिए कीवर्ड क्या है यहाँ पे,
जिसको हम जानते हैं फ्रॉम नो एंड कंट्रोलेबल फैक्टर, इसमें कंट्रोलेबल फैक्टर होता है। इसको हम मूवमेंट इंडिविजुअल स्टॉक इसको हम नहीं जानते, इसमें कंट्रोलेबल फैक्टर नहीं होता है। सिस्टमेटिक रिस्क एराइज आउट ऑफ एक्सटर्नल एंड, हाँ ये वाला पॉइंट भी लिखिएगा कि रिस्क एराइज आउट ऑफ एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोल फैक्टर होता है, एक कंट्रोल फैक्टर होता है। द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिफ्लेक्ट द फ्लक्चुएशन एंड चेंज इन जनरल मार्केट। जनरल मार्केट जब चेंज होता है तो इसका इंडिविजुअल प्राइस फ्लक्चुएट करता है। It refer to the that portion of risk which we cause due to factor unique or related to firm and industry। ये रिस्क जो है किससे रिलेट करता है, रिलेटेड टू फॉर्म या इंडस्ट्री से होता है। ओके, अनसिस्टमेटिक रिस्क इज चेंज द प्राइस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फैक्टर विच अ पार्टिकुलर ऑफ स्टॉक। ये पॉइंट देखो, अनसिस्टमेटिक रिस्क चेंज प्राइस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फैक्टर विच इज पार्टिकुलर ऑफ स्टॉक। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिस्टमेटिक रिस्क एराउज ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है। द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिफ्लेक्ट टू फ्लक्चुएट एंड चेंज इन जनरल मार्केट। जनरल मार्केट में चेंज होता है, यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकुलर कोई स्टॉक चेंज होगा तो जिसके कारण ऑन सिस्टमेटिक रिस्क होगा। इसमें एग्जांपल दिया हुआ कि एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी आर रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। और एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज हुआ तो उस स्टॉक या उस प्रोडक्ट का ही प्राइस इंक्रीज हो, डिक्लाइन होगा। ओके, ऑन द अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टमेटिक रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। देखो, द सिस्टमेटिक रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो ये कुछ पॉइंट है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क में, आपको ये सब आना चाहिए कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहला आप पॉइंट लिखो, सिस्टमेटिक रिस्क रेफर टू दैट पार्ट ऑफ टोटल रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क रेफर टू दैट पार्ट ऑफ टोटल रिस्क विच कॉज टू मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस ड्यू टू चेंज इन जनरल स्टॉक मार्केट। जनरल स्टॉक मार्केट का प्राइस इंडेक्स अगर इनके मूवमेंट से ही ये रिस्क होता है। और ये क्या होता है, ये किसी पार्टिकुलर स्टॉक के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये रिस्क होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेट, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, अनसिस्टमेटिक रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये पॉइंट आप याद रखोगे तो इजीली आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ ईआरएम। ईआरएम का हमें नीड क्यों पड़ता है, ये 4 पॉइंट याद, जितने पॉइंट है एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आपको भी याद रखना है। रिड्यूस अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी। ईआरएम का एम्प्लॉय रिस्क मैनेजमेंट का हमें क्यों, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है हमें, तो इसमें होता है कि रिड्यूस जो परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। इंटीग्रेट वेरी व्यू रिस्क मैनेजमेंट को हम अलाइन करते हैं। इनहेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इनहेंस करने के लिए। यानी ये पॉइंट एग्जैक्ट जो है आपको छोटा सा इसको याद कर लेना है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का भी इसको इग्नोर कर देना। नहीं इग्नोर नहीं करना, 4 भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी मैंने बोला था। राइट अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइजर इन कंटेक्स्ट। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइजर के वेरियस टाइप्स क्या है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। Financial performance analyzer can be classified into different category into basis of material use in model operandi under। तो material use में क्या होता है, external analysis, internal, ये याद रखना है। external में क्या होगा, this analysis undertaken by the outsider of the business, namely investor के लिए external, outsider के लिए credit agency, गवर्नमेंट के लिए करते हैं। और इंटरनल में किसके लिए करेंगे, दिस एनालिसिस इज अंडरटेकन बाय द पर्सन नेमली एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वाला परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। तो एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। एंड मॉड्यूल्स अप्रेंटिस में क्या होता है, तो इसमें होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स आर रिव्यू एंड एनालाइज। इसमें जो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको एनालाइज और रिव्यू करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस स्टडी मेड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम ऑफ फाइनेंशियल, किसी पार्टिकुलर डेट के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम रिव्यू करते हैं। दिस करेंट ईयर फिगर आर कंपेयर विद द स्टैंडर्ड ऑफ बेस ईयर। जो करंट ईयर का फिगर होता है उसको बेस ईयर स्टैंडर्ड ईयर से हम कंपेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, दिस एनालिसिस यूज्ड इन द कंपैरिजन
द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनी, और कंपनी के परफॉर्मेंस से हम कंपेरिजन करते हैं इसमें। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दिस एनालिसिस ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक एनालिसिस, इट्स बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम द वेरियस ईयर। और क्या हो जाएगा, दिस एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द डेटा वन अकाउंटिंग पीरियड। देखो इसमें वेरियस अकाउंटिंग पीरियड होता है, इसमें वन अकाउंटिंग पीरियड होता है। इसमें काफ़ी वेरियस ईयर्स से हम कंपेयर करते हैं डेटा को, इसमें किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का डेटा को हम एनालाइज करते हैं। ओके, तो पार्ट ए यहाँ पे ख़त्म होता है।